हैं रीमर-टीमैन रिएक्शन। रीमर-टीमैन रिएक्शन में जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये मल्टी स्टेप्स की रिएक्शन है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इन स्टेप्स के थ्रू बढ़ते बढ़ते ये यहाँ तक आके कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो रीमर-टीमैन रिएक्शन में मेनली जो डाला जाता है वो डाला जाता है एक्वस NaOH और साथ में क्लोरोफॉर्म। ठीक, तो फिनॉल पर जब हम एक्वस NaOH और क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन में ओवरऑल में देखें, सॉरी फिनॉल में रिंग के ऊपर CHO ग्रुप आ जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। ये तो सुपरफिशियल देखने की बात हो गई। अब है कि जब हम एक्वस NaOH और क्लोरोफॉर्म, ये दो जो स्टेप्स मैंने लिखे हैं ना, ये दो रिएक्टेंट हैं जो डलते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में एक्वस NaOH या KOH जो हम डालते हैं वो यूज होता है। तो फिनॉल पर, फिनॉल क्योंकि एसिड है, OH बॉन्ड है और एक्वस NaOH बेस है, तो यहाँ पे एसिड बेस का रिएक्शन होगा और एसिड बेस के रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। वाटर तो साइड प्रोडक्ट था, तो मैं यहाँ पे -H2O लिख देती हूँ, यानी कि वाटर तो रिमूव हो गया और क्या बना, सॉल्ट बना। फिनॉल के सॉल्ट को क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। जब एसिड बेस के रिएक्शन से सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, अब सेकेंड रिएजेंट क्लोरोफॉर्म CHCl3 का यूज होता है। इसको अगर अभी इसकी मैकेनिज्म नहीं है, इसकी मैकेनिज्म पर जाएं तो हमें पता चलता है कि कैसे CHCl3 इस पोजीशन पर आके बैठा है। लेकिन क्योंकि मैं अभी आपका NCERT सीक्वेंस ले रही हूँ और NCERT ने इसका मैकेनिज्म डील नहीं किया है, इसलिए मैं भी सिर्फ इसके NCERT के स्टेप्स ही काफ़ी हैं, उनको ही मैं ले रही हूँ। तो रिएक्शन को सुपरफिशियल याद आप कैसे करेंगे कि देखो बेंजीन के हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHCl3 है। तो आप क्या करो, एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन के साथ हटा दो। अब अगर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन हट गया तो यहां बताओ क्या बचा, CHCl2 बचा। तो CHCl2 इस हाइड्रोजन की वैलेंसी पर सेटल कर दो। तो मैंने यहाँ पे CHCl2 इस हाइड्रोजन की वैलेंसी पर रख दिया। ठीक है, मैंने Cl को एक्सपैंड करके लिखा है, दोनों बॉन्ड्स अलग अलग लिखे हैं। अब क्या होगा, जब हम एक्वस NaOH फर्दर डालेंगे, और आपको पता है कि हैलाइड पर जब एक्वस NaOH या KOH का रिएक्शन होता है तो हैलाइड से अल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन पे 2 क्लोरीन है, आप एक्वस NaOH डालोगे तो क्या होगा, दोनों क्लोरीन हटेंगे और OH आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 OH आ गया। अच्छा, अब केमिस्ट्री में ये होता है कि एक कार्बन पर सिर्फ एक ही OH रह सकता है। एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH अनअफोर्डेबल होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं और उसी टाइम वो टूट के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कैसे टूटते हैं, उनमें से पानी हट जाता है। ठीक है, तो इस कार्बन पर 2 OH थे, ये अनस्टेबल पोजीशन थी, अनस्टेबल सिचुएशन थी। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, दोनों OH में से एक पानी, एक H2O आउट हो गया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -H2O। जैसे ही एक H2O निकला, देखो ये मॉलिक्यूल क्या रह गया, CHO। ठीक है, तो मैंने इस मॉलिक्यूल को लिख दिया बेंजीन पर O- Na+ और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर CHO। ठीक है, अच्छा अब ONA था, इसको मुझे न्यूट्रलाइज करना है तो इसको हाइड्रोलाइज कर दे। हाइड्रोलिसिस का सिंबल H3O+ लिखते हैं, तो मैंने H3O+ लिखा, ये ग्रुप हाइड्रोलाइज हुआ और Na हट के हाइड्रोलिसिस पे क्या होगा, Na हट जाएगा और वहां पे H आ जाएगा। तो ये बन गया OH और CHO ग्रुप यहाँ पे रीजनरेट हो गए। ठीक है, OH रीजनरेट हो गया, CHO नया आया है। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल बना है इसका जनरल नेम होता है सैलिसिलैल्डिहाइड, जो कमर्शियल नेम है वो भी इसका सैलिसिलैल्डिहाइड है। तो यहाँ पर ये सैलिसिलैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है इस मेथड के थ्रू। अच्छा, और यहाँ पर ये जो है ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, सैलिसिलैल्डिहाइड का अगर हम IUPAC नेम देखें तो IUPAC नेम में जो प्रायोरिटी सीरीज है अब आपको वो यूज करना पड़ेगा। यानी अब इस मॉलिक्यूल के IUPAC नेम में CHO वाले कार्बन को 1 नंबर देंगे और यहां से OH वाले कार्बन में OH को ब्रांच की तरह लेंगे, नंबरिंग ऐसे होगी। ठीक है, तो 2 नंबर पर कौन है, हाइड्रोक्सी है, तो इसका IUPAC नेम बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। और बेंजीन पर एल्डिहाइड है तो आप इसको क्या लिख देंगे, या तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड या फिर बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, तो मैं इसको अभी बेंजेल्डिहाइड लिख रही हूँ। IUPAC में दोनों ही नेम एक्सेप्टेबल हैं, बेंजेल्डिहाइड। तो वर्ड रूट हो गया बेंजीन का एल्डिहाइड बेंजेल्डिहाइड, और OH ग्रुप इज ट्रीटेड एज अ ब्रांच। और जब OH ग्रुप ब्रांच में होता है तो उसे ऑल ना कह करके हाइड्रोक्सी कहा जाता है। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड इसका नेम हो गया। ठीक है, अच्छा इसी रिएक्शन में
एक्वस NaOH के साथ में क्लोरोफॉर्म ना लेकर के CCl4 लेती हूं तब भी रीमा-टीमैन रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो उसका भी नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं अभी। अच्छा, अब इसमें रीमा-टीमैन का सेकंड केस भी हम ले लेते हैं। रीमा-टीमैन रिएक्शन विद एक्वस NaOH एंड CCl4। पहले हमने क्या लिया था, CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिया था। अब हम ले रहे हैं CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 मीन्स कार्बन टेट्रा, 4 क्लोरीन है तो टेट्राक्लोराइड। ठीक है, सेम स्टेप से सेम मेथड है। फर्स्ट स्टेप में फिनॉल लिया, एक्वस NaOH डालेंगे तो क्या होगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा एसिड और बेस में, और यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट का क्या नाम होगा, सोडियम फिनॉक्साइड होगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ चेंज किया, यहाँ क्या चेंज किया, पहले वाले रीमा-टीमैन में हमने क्लोरोफॉर्म डाला था CHCl3, अब हमने डाल दिया CCl4। CCl4 डालने पर सेम कहानी आप सुपरफिशियली करके देखो, यहाँ से H हटाओ, यहाँ से क्लोरीन हटा दो, यानी कि टोटलिटी में -HCl हटा दो। ठीक है, तो क्या बच गया, CCl3 बच गया। ऑर्थो पोजीशन पे आप लगा दीजिए CCl3। ठीक, क्योंकि मीडियम में एक्वस NaOH है तो एसिड रिएक्शन होगा। एसिड रिएक्शन में क्या होगा, जितने भी क्लोरीन एटम्स हैं दे आर सब्स्टिट्यूटेड बाय OH। तो ये 3 क्लोरीन 3 OH से सब्स्टिट्यूट हो गए। अब अभी मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH अनअफोर्डेबल है, यहां पर तो 3 OH आ गए। क्या होगा, फिर से एक पानी हट जाएगा, तो टोटल में से पानी हटाओ H2O। अब देखो क्या बचा, COOH। ठीक है, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेंजीन पर, यहाँ पे COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बचा और ONA एज इट इज रहा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ONA को हटाना है, क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करवा दें। हाइड्रोलिसिस का क्या सिंबल है, H3O+ है, तो ONA हट के OH आ जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल बना दैट इज सैलिसिलिक एसिड। वो क्या बना था, सैलिसिलैल्डिहाइड। ये क्या बना है, सैलिसिलिक एसिड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, अगेन COOH को प्रायोरिटी देनी है, तो बेंजीन का COH यानी ये वर्ड रूट होगा, इसको हम बोलते थे बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको कह सकते हैं। और OH यहाँ लगा है तो हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। एक और बात, यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट बना है, पैरा प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक है, कुछ अमाउंट में बनता है, लेकिन ऑर्थो प्रोडक्ट का परसेंटेज ज्यादा होता है, इस वजह से खाली ऑर्थो प्रोडक्ट को एज अ मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे हमने मेंशन किया है। ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों ज्यादा बनता है, जनरली आपको कहते हैं कि पैरा प्रोडक्ट से ज्यादा बनते हैं, क्योंकि पैरा में डिस्टेंस ज्यादा होता है दोनों ब्रांचेस का, तो स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है। यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं और ये तो बल्कियर ग्रुप है, और बल्कियर ग्रुप्स के बीच में तो स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा होना चाहिए, फिर ऑर्थो पर ये क्यों फेवर कर रहा है। इसका रीजन है इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, सैलिसिलैल्डिहाइड में भी और सैलिसिलिक एसिड में भी। ये कुछ इस तरह से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे ये ग्रुप है बेंजीन, मैं इसे रीमा-टीमैन हेडिंग भी हटा रही हूं, बेंजीन OH, और पहले सैलिसिलैल्डिहाइड की मैं बात कर रही हूं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से इस तरह से स्टेबलाइज हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं सैलिसिलिक एसिड की बात करूं तो यहां पर भी ये OH है और COOH। ठीक है, तो क्योंकि इनके दो ऑर्थो नेबर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक्सेप्शनली ऑर्थो आइसोमर डोमिनेट्स ओवर पैरा आइसोमर, अदरवाइज इन जनरल पैरा प्रोडक्ट से मेजर होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं, दैट इज कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में क्या होता है, ये रीमा-टीमैन की तरह से ही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे पहले हमने लिया है फिनॉल, ठीक है, ये बेंजीन पर OH, ये हमने ले लिया है फिनॉल। फिनॉल में हम सेम एक कंपोनेंट डालेंगे NaOH, और NaOH कौन सा डलता है, एक्वस NaOH। एक्वस NaOH डालेंगे, क्या होगा, फिनॉल एक एसिड है, NaOH बेस है, दोनों में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा और यहाँ पे बन जाएगा O- Na+। ठीक है, उसके बाद रिएजेंट अब बदलेगा। रीमा-टीमैन में क्या होता था, क्लोरोफॉर्म होता था या CCl4 होता था, अब यहाँ पर आ जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस पर क्या होगा, आपको इसको कैसे याद करना है, याद करने का तरीका आपको बता रही हूँ। यहाँ पे H है, ठीक है, तो यहाँ बेंजीन का कॉर्नर यानी कार्बन और ये H दोनों के बीच में CO2 को इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, डाल दीजिए, CO2 को COO लिख दें। तो देखो ये मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, ये बेंजीन का कॉर्नर यानी ये वाला कार्बन, ठीक है, कॉर्नर के बाद H है, तो इस H को हमने यहां लिख दिया।
ठीक, तो कॉर्नर और कार्बन, ये हाइड्रोजन, सॉरी कॉर्नर कार्बन और हाइड्रोजन, उनके बीच में मैंने क्या डाल दिया, ये मैंने डाल दिया COO, CO2। ठीक है, तो क्या बन गया COOH और ऊपर ONA एज इट इज रहा। अब क्या होता है, ये जो ONA है, देखो ऐसा है कि एसिड जो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो बेस के साथ, कोई भी एसिड बेस के साथ कंबाइन करके सॉल्ट बनाता है। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल में दो एसिड साथ में बैठे हों और उनके सामने एक बेस डाल दिया जाए, तो उन दोनों में से कौन सा एसिड बेस के साथ सॉल्ट बनाएगा? स्ट्रॉन्गर एसिड बेस के साथ सॉल्ट बनाएगा, वीकर एसिड अपने एसिडिक फॉर्म में ही रहेगा। सेम कहानी यहां पर हुई, जैसे ही ये प्रोडक्ट बना तो यहाँ पे COOH नाम का एसिड था, कार्बोक्सिलिक, और बेंजीन में OH ग्रुप पे कौन सा, मतलब फिनोलिक ग्रुप का क्या है, OH एसिडिक ग्रुप है। तो यहाँ पे फिनॉल ने तो Na यानी सॉल्ट बना रखा था और ये COOH था, ये एसिडिक था। तो क्योंकि COOH स्ट्रॉन्गर एसिड है, OH वीकर एसिड है, लेकिन काम उल्टा हो रखा है, वीकर एसिड पे सॉल्ट बनाए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और Na यानी ये दोनों अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे, और एक्सचेंज करके क्या आएगा, H उधर जाएगा, Na इधर आएगा, तो यहाँ पे OH इधर आ गया और ONA इधर आ गया, यानी स्ट्रॉन्गर एसिड का यहाँ पर सॉल्ट आपको बनता हुआ दिख गया। ठीक है, अच्छा ऐसा ये कहानी इक्विलिब्रियम पे होती है। रीजन की जो भी एसिड है वो इक्विलिब्रियम पर मीडियम एक्वस है, तो इक्विलिब्रियम पर आयनाइज होके H+ आयनाइज फॉर्म में और H+ न्यूट्रल फॉर्म में, दोनों फॉर्म में रहता है एसिड में। तो उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन की वजह से ये वाला इंटरचेंज पॉसिबल हो पाता है। तो ये वाला कंपोनेंट, सेकंड वाला कंपोनेंट, इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल सॉल्ट होता है। जब ये बन गया, फिर हम इसका डाइल्यूट HCl डाला। डाइल्यूट HCl की जगह आप यहाँ पे H3O+ भी लिख सकते थे, दोनों का मतलब है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, Na हट जाएगा और यहाँ पर H आ गया, तो COOH दैट इज सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल हम रीमर-टीमैन में भी कर चुके हैं इसके पहले वाले रिएक्शन में, जिसमें CCl4 के साथ हमने सैलिसिलिक एसिड को फॉर्म किया था। ठीक है, अच्छा, और अगेन ऑर्थो प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट मेंशन किया है, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर है। क्या रीजन है ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर का, कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस के H और OH के बीच में क्या होगा, मतलब यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन, उसमें क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और उससे ये वाला ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर जाएगा, पैरा प्रोडक्ट माइनर जाएगा। तो क्योंकि वो माइनर था इसलिए हमने पैरा को यहाँ पर नहीं लिखा है। चलिए फिर नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये हमने फिनॉल लिया, इस फिनॉल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट हम डाल रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये जो रिंग है ये पार्शियली ऑक्सीडाइज हो रही है। अगर ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज होती तो इसका मतलब होता है CO2 वाटर में कन्वर्ट हो जाती। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रिंग नहीं हो रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, और पार्शियल ऑक्सीडेशन से देखो ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ रहा है रिंग में और हाइड्रोजन कंटेंट कम हो रहा है। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और पार्शियल ऑक्सीडेशन है। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर, एक यहाँ पे डिजाइन बन रहा है, इसे कहते हैं क्विनॉन। ठीक है, जो 2 O है रिंग में, हेक्सागोनल रिंग में, और इसमें 2 इन है, तो दैट इज क्विनॉन। तो ये क्योंकि बेंजीन से डिराइव्ड हुआ है तो बेंजोक्विनॉन, क्योंकि पैरा पोजीशन पर इसलिए पैरा बेंजोक्विनॉन इसका नेम है। यूजेस ऑफ सैलिसिलिक एसिड, देखिए आपने कोलबेज रिएक्शन और रीमर-टीमैन दोनों में सैलिसिलिक एसिड बनाया है, तो ये मैंने यहाँ पे 3 सैलिसिलिक एसिड लिखे हैं, ये और ये और ये तीनों सैलिसिलिक एसिड हैं। एक मिनट में यहाँ पर, और COOH। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड के 3 कमर्शियल यूजेस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक और बात, ये वाला टॉपिक जो है NCERT का नहीं है, ये एडिशनल मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, क्योंकि इन पर अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिशन में भी और समटाइम्स आप लोग की स्कूल्स में भी। ओके, तो सैलिसिलिक एसिड जो है क्या है, बेंजीन पर OH और COOH है। ठीक है, अच्छा इस पे गौर करिए, सैलिसिलिक एसिड में एक तो अल्कोहलिक ग्रुप है OH, ठीक है, और एक एसिडिक फैमिली का ग्रुप है COH। ठीक, अच्छा अब इसको आप याद कैसे करेंगे, इसके 3 मैंने सैलिसिलिक एसिड के यूज लिखने हैं, तो 3 बार सैलिसिलिक एसिड मैंने अलग अलग लिख दिया। एक बार डाला है एसिड एनहाइड्राइड, एक बार डाला है मिथेनॉल और एक बार डाला है फिनॉल। ठीक है, बेंजीन पर OH यानी फिनॉल। तो इसमें कंडीशन आपको ये याद रखनी है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप अपनी फैमिली के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब कि मैं पहले यहां से स्टार्ट करती हूं,
यहाँ पे ये अल्कोहल फैमिली है, ये एसिड फैमिली है, ठीक है। OH अल्कोहल फैमिली है, एसिड COH एसिडिक फैमिली है। आपने यहाँ पे डाला है फिनॉल, फिनॉल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH फैमिली का है, ठीक है, अल्कोहल फैमिली का है। तो अल्कोहल फैमिली आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, तो किसके साथ करेगा रिएक्शन? ये एसिड के साथ में होगा, ठीक है। और एसिड के साथ में क्या रिएक्शन होगा? ये एस्टरिफिकेशन वाला रिएक्शन होता है, और एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल का जो आप ग्रुप है एसिड का OH और ये अल्कोहल से H हटता है, ठीक है। यहां से पानी हट गया, मैं इधर लिख देती हूँ माइनस का H2O। जैसे ही पानी हटा ये दोनों टुकड़े जुड़ गए तो COO C6H5 ये बन गया, ठीक है। ये बात समझ में आई? OH ग्रुप अपनी फैमिली OH ग्रुप के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो दूसरी फैमिली COH के साथ करेगा। तो आपने यहाँ पे एस्टर बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये सैलिसिलिक एसिड से एस्टर बना है, तो एसिटिक एसिड का एस्टर, ठीक है, तो 8 हम लगाते हैं एसीटेट, तो यहाँ पे फिनाइल सैलिसिलेट हो जाएगा। सैलिसिलिक एसिड का एस्टर बना है तो इट इज कॉल्ड एज फिनाइल सैलिसिलेट। इसका कमर्शियल नेम है सेलॉल, और इसका कमर्शियल यूज है, ये मेडिसिन में यूज होता है एज अ मेडिसिन, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक की तरह से ये यूज होता है, ठीक है। अच्छा, इसी के पैरेलल ये ऊपर वाला रिएक्शन अब देख लेते हैं, मीथेनॉल CH3OH। क्या मैं बोल दूं OH अल्कोहल फैमिली को बिलोंग कर रहा है, यहां पर भी अल्कोहल OH फैमिली है, तो OH सेम फैमिली रिएक्ट नहीं करेगी, तो इसका रिएक्शन भी किसके साथ होगा? एसिड के साथ होगा, ठीक है। सेम कहानी करनी है आपको, क्या करना है? एसिड का OH हटाना है, अल्कोहल का H हटा देना है, और यानी माइनस H2O में यहाँ पे लिख देती हूँ, और अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या बन जाएगा? मिथाइल सैलिसिलेट। और ये जो मिथाइल सैलिसिलेट बनता है इट इज मेन कंपोनेंट ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ठीक है। ये ऑयल ऑफ विंटरग्रीन जो है इसमें परफ्यूमरी में ये काम आता है, ठीक है, एक फ्रेग्रेंस के लिए इसका यूज होता है। तो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन जो ऑयल है वो कई सारी कंपोनेंट का मिक्सचर है, दिस इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन है जो मैंने सबसे पहले लिखी है एसिड एनहाइड्राइड। देखिए ऐसा है कि एसिड फैमिली में एसिड के अलावा कौन कौन होते हैं? एसिड के डेरिवेटिव भी होते हैं, ठीक है। एसिड के जो डेरिवेटिव हैं तो यहाँ पे लिखा है एसिड एनहाइड्राइड, उन हर डेरिवेटिव के आगे एसिड वर्ड यूज होता है, जैसे एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये है एसिड एनहाइड्राइड, यानी एसिडिक फैमिली को बिलोंग करता है। तो क्योंकि इट बिलोंग्स टू एसिडिक फैमिली तो ये एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? अल्कोहलिक फैमिली के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। रिएक्शन में क्या होगा? यहां से हटेगा H, ठीक है, और यहां से CH3COO, ठीक है। ये जिनको मैंने ब्लॉक में डाला ये टुकड़े हट जाएंगे, मैं यहां पे लिख देती हूं माइनस, यानी निकल जाएगा, माइनस का मतलब निकल जाएगा। कौन निकल जाएगा? CH3COOH, CH3COOH यहां से निकल जाएगा। अब ये वाला जो टुकड़ा बचा है इसको आप रिंग के O पर लिंक कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, तो देखो क्या बचा? COCH3 बना, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल बना है ये बन गया 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसका IUPAC नेम हो गया, और कमर्शियल नेम होता है एस्पिरिन। ये भी मेडिसिन है, ये मेडिसिन हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपैरेटिक। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, अगर आपका हेडेक होता है तो आप इसको ले सकते हैं एस्पिरिन। एंटीपैरेटिक यानी अगर आपको फीवर है तो फीवर को हटाने के लिए आपको एंटीपैरेटिक ड्रग लेनी होती है, तो दिस इज वन ऑफ दी मेडिसिन। तो एस्पिरिन दोनों का काम करता है, पेन किलर भी है और फीवर को भी हटाता है। तो पेन किलर यानी एनाल्जेसिक और फीवर को रिमूव करने के लिए एंटीपायरेटिक। पायरा यानी टेम्परेचर, तो पायरो वर्ड जहां पर है वो टेम्परेचर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों कमर्शियल यूजेस हैं और ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं डिस्टिंक्शन टेस्ट पर। अल्कोहल का थ्योरी पार्ट, फिनॉल का थ्योरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद अल्कोहल और फिनॉल इन दोनों के आपस में डिस्टिंक्शन टेस्ट पर आते हैं। डिस्टिंक्शन टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें ये एक ग्रुप तो परफॉर्म करेगा या दूसरा नहीं करेगा और वाइस वर्सा। तो यहाँ पर हमने कुछ टेस्ट के नेम्स लिखे हैं। लिटमस टेस्ट है, रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड FeCl3, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है और एजोडाई टेस्ट है, ठीक है। ये AZO AZODYE डाई टेस्ट, ठीक है, एजोडाई टेस्ट है। तो ऐसा है कि ये सारे टेस्ट दोनों में से कोई एक कंपोनेंट देगा और एक नहीं देगा। तो लिटमस टेस्ट में अल्कोहल जो है वो लिटमस टेस्ट नहीं देता है, यानी एसिड वाला टेस्ट नहीं देता है, लेकिन फिनॉल क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, यानी फिनॉल एसिडिक नेचर का टेस्ट प्रूव करता है।
सेकेंड इज रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड यानी FeCl3, आयरन की 3 वैलेंसी है, अल्कोहल इसके साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता, कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं देता। लेकिन यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखा है, फिनॉल जब FeCl3 के साथ में रिएक्शन करेगा क्या होगा, 3 मोल इसके ले लेते हैं, 3H 3Cl के साथ में निकल जाएंगे, यानी ये बन गया 3HCl। ठीक है, उसके बाद में जो इसके 3 मोल फिनॉक्साइड आयन थे वो आयरन के 3 मोल्स के साथ में क्या बना देंगे, ट्राईफिनॉक्सी आयरन बन गया। इसका ब्लू कलर, ब्लू वायलेट कलर या ग्रीन कलरेशन यहाँ पर आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपने फिनॉल की रिएक्शन में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन अल्कोहल में नहीं होता। तो अल्कोहल में देखिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन फिनॉल में क्या है, ब्रोमीन वाटर के साथ में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का कलर कैसा होता है, व्हाइट पीपीटी होता है, तो इसमें व्हाइट पीपीटी बनेगा और इसमें नहीं बनेगा। लास्ट वन इज एजोडाइड टेस्ट। एजोडाइड टेस्ट जो है वो अल्कोहल नहीं देता है लेकिन फिनॉल देता है। कैसे देता है, मैंने यहाँ पे लिखा 4th चैप्टर यानी अमाइंस में आप इसका डिटेल पढ़ने वाले हैं। दे प्रोड्यूस ऑरेंज येलो कलर डाई विद बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। मतलब फिनॉल को जब बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड के साथ में ट्रीट किया जाता है तो इसमें डार्क ऑरेंज येलो कलर का डाई यानी कि कलर बनता है। उस कलर का ही टेक्निकल टर्म डाई है, कमर्शियली जो वर्ड यूज होता है डाई यूज होता है। तो येलो ऑरेंज कलर का डाई फिनॉल बेंजीन डाइअज़ोनियम के साथ में बनाता है। तो ये प्रूव करता है कुछ भी कलर का अपीयरेंस होना, प्रेसिपिटेट का अपीयरेंस होना कि यहाँ फिनॉल प्रेजेंट है और अल्कोहल नहीं है। तो जब आप फिनॉल के डिस्टिंक्शन टेस्ट याद करें तो आप ये हेडिंग याद करें, फिनॉल के लिए या तो आप लिटमस टेस्ट कर सकते हैं, या फेरिक क्लोराइड टेस्ट कर सकते हैं, या ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर सकते हैं, या एजोडाइड टेस्ट कर सकते हैं। और अल्कोहल के डिस्टिंक्शन टेस्ट आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़े हैं, जिसमें मैंने आपको कौन से बताए थे, PCC या PDC है, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के साथ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो इनसे भी आप कर सकते हैं फिनॉल से। ठीक है, और विक्टर मेयर टेस्ट आपने पढ़ा था, और उसके अंदर कौन सा था, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो भी आप उसके अंदर दे सकते हैं।